स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से संबंधित जो लेसन रहेगा। लेसन नंबर 6 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो बनने वाले क्वेश्चन यानी फैक्ट जो महत्वपूर्ण होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से संबंधित जो लेसन रहेगा। लेसन नंबर 6 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो बनने वाले क्वेश्चन यानी फैक्ट जो महत्वपूर्ण होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख पढ़ेंगे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से संबंधित जो लेसन रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन पर। यानी किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है मुख्यतः कितने दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है मानवीय, यानी प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय यानी ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज अगर वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का रहा है, यानी मानवीय संसाधनों अर्थात जनसंख्या का है। क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं है, एक साध्य भी है। यानी साधन तो है ही लेकिन एक साध्य भी है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपभोग करते हैं। जो मानव है वो संसाधनों का निर्माण एवं उपभोग करते हैं। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के अभाव में, यानी जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के आधार में अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है। इस प्रकार अगर कहा जा सकता है कि किसी भी देश का वास्तविक स्वरूप उस देश की भूमि अथवा जलाशयों या खदानों में पशुओं अथवा धन दौलत में नहीं, वरन उस देश के स्वच्छ एवं सुखी पुरुषों, बच्चों एवं स्त्रियों में निहित है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है। इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। यानी भारत में जो है वो जनसंख्या का आकार यानी बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या है और बेहद भयावह है, तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। इस जनसंख्या विस्फोट ने देश की समस्त विकास योजनाओं को प्रभावित किया है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी अगर हम प्रदान करते हैं, यानी हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि इसे आज हम जनसंख्या से जो जुड़े निम्नलिखित जो बिंदु हैं तीन पर विचार करेंगे। जैसे जनसंख्या के आकार एवं वितरण पर, दूसरा आता है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया पर, तीसरा आता है जनसंख्या के गुण या विशेषता पर। जनसंख्या का आकार एवं वितरण 1 मार्च 2001 ईस्वी तक, यानी 1 मार्च 2001 की बात करें तो 1 मार्च 2001 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी थी? 102.8 करोड़ लाख थी।
यानी 102.81028 यानी 102.8 करोड़ लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना था 16.7 यानी 16.7% थी, अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो उसमें की जो जनसंख्या थी वो 102.8 करोड़ थी। लेकिन कुल जनसंख्या का अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो अपने जो भारत की है वो 16.7% है, और ये करीब 103 करोड़ लोग भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, यानी ये करीब जो हैं वो 103 करोड़ लोग जो हैं वो भारत के 32,87,263 यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व की स्थलीय भूभाग का 2% भाग है। यानी विश्व में अगर देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, और यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में 103 करोड़ लोग निवास करते हैं। कि विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। जनगणना एक निश्चित समयांतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जनगणना क्या है, तो हम जनगणना देखें तो एक निश्चित समयांतराल यानी एक से निश्चित समय अंतर के बीच में की आधिकारिक गणना को हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो कितनी हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी, और सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। यानी सबसे पहले जो भारत की जनगणना स्टार्ट की गई थी वो 1872 में की गई थी, लेकिन जो कंप्लीट स्टार्ट तो की गई थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई कंप्लीट। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी समसामयिक तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। आप अपने पुस्तकालय में जनगणना रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ध्यान रहे, स्टार्ट हुई थी हमारी 1872 से और कंप्लीट हुई 1881 में। चलिए अब हम देखते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश था भारत में, जहां कुल आबादी 16.60 करोड़ है, यानी 2001 के अनुसार। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। यानी उत्तर प्रदेश अगर भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 16% जो है हिस्सा यानी निवास करता है, यानी 16% लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बाकी जो है 84% की अगर हम बात करें तो वो अन्य राज्यों को मिलाकर के भारत में रहते हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, यानी पहला उत्तर प्रदेश का है और दूसरा महाराष्ट्र है, जहां पर 9.68 करोड़ आबादी जो है वो निवास करती है भारत में के एक क्षेत्र में। तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में यानी कहा जाए तो 16% जो है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 16.60 करोड़ आबादी है, जो कि 2001 के अनुसार। तो हम लोग देख पाते हैं कि ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा एक उत्तर प्रदेश है, ये जिसमें कितने लोग निवास करते हैं 16% यानी 16.60 करोड़ लोग, यानी 16.60 करोड़ लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अगर हम यहीं पर दूसरा देखें तो वो हमारा है महाराष्ट्र। ये हमारा जो है वो महाराष्ट्र है, इसमें जो लोग हैं वो 9.68 करोड़ आबादी जिसमें है। चलिए आगे देखते हैं। जो महाराष्ट्र है कुल जनसंख्या का 9.42% है। तीसरे स्थान पर आबादी जिसकी है वो है बिहार, जिसमें 8.29 करोड़, कुल देश की जनसंख्या का 8.6% निवास है। तो इन बड़े राज्यों के विपरीत हिमालय क्षेत्र की राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है, यानी सबसे कम आबादी हमारी कहाँ पर है, सिक्किम में है, तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। अगर वैसे स्टेट की बात की जाए तो सिक्किम में सबसे कम आबादी है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात की जाए तो वो 60,000 लोग केवल लक्षद्वीप में निवास करते हैं।
तो भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य जैसे उत्तर प्रदेश आता है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, और आबादी की यानी जनसंख्या के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी यानी राजस्थान की आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। इस प्रकार से हमने जनसंख्या समझी। और जनसंख्या अगर ये मैप के अनुसार देखें तो जनसंख्या भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो इसमें है, यानी भूमि एवं लोग इस प्रकार से है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। घनत्व के आधार पर देखें तो भारत में जनसंख्या वितरण है। तो मैंने समझा कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो अब घनत्व के आधार पर देखें तो जनसंख्या का घनत्व का तात्पर्य है कि भूमि की प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या। यानी अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है कि भूमि की प्रति इकाई पर अधिवासित यानी रहने वाली जनसंख्या से। तो भारतीय जनगणना विभाग द्वारा स्तरीय मापक के रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी एक वर्ग किलोमीटर में मापने के सिस्टम में रखी गई, तो एक इकाई माना गया, यानी एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या को एक इकाई माना गया। इस दृष्टि से भारत की जनसंख्या जो है वो 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति, भारत का औसत जनसंख्या जो है वो 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का अगर देखें तो औसत जनसंख्या कितना घनत्व है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 325 लोग रहते हैं। लेकिन इसमें भारी विषमता है, मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है, तटीय राज्यों में काफी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में आदिवासी आर्थिक संरचनात्मक सुविधा की कमी के कारण कम घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों में समान घनत्व की स्थिति है, यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व में देखने को मिलता है तो वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब हम 325 तो हमने पूरा भारत का देखा, तो अब हम सबसे पहले ये भी देखें कि किस राज्य में सबसे अधिक है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है जो पश्चिम बंगाल का है, यानी पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है भारत में। और यहाँ का औसतन अगर हम प्रति वर्ग किलोमीटर में देखें तो वो 904 व्यक्ति। पूरा भारत का कितना है, वो 325 का है, लेकिन अगर औसतन हम पश्चिम बंगाल का देखें तो वहाँ पर 904 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। इसके बाद अगर हम क्रमशः देखें तो बिहार में 881 है, केरल में 819 का स्थान आता है। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाली बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है, अर्थात पर्वतीय राज्य का है, जहाँ औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित कर देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व जो है वो दिल्ली में है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करके देखें तो सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, यह 9,340 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, जहाँ 904 है। उसके बाद हमारा बिहार 881 है, उसके बाद केरल 819 है। और अगर हम यहीं पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली का है, जो कि 9,340 वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। लेकिन सबसे कम घनत्व वाला जो अरुणाचल प्रदेश में ही है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व मात्र 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगर हम सबसे कम चाहे केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर की भी अगर बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का ही है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर की बात करें तो सबसे अधिक हमारा दिल्ली का है जनसंख्या घनत्व। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को हटा करके अगर बात करें तो सबसे सर्वाधिक अधिक जो है वो पश्चिम बंगाल का है, और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। जनसंख्या वृद्धि तीव्र होने के कारण भारत के औसत घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है।
1901 ईस्वी में मात्र 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। कब? 1901 में। और वहीं 2001 में बढ़कर के 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समान अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को हम दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यानी जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि विशेष समय के अंतराल में 10 वर्षों के भीतर कितना अंतर हुआ। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। यानी हम इस परिवर्तन को दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। यानी प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या की वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या 1991 की जनसंख्या के बाद जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। निरपेक्ष वृद्धि क्या है कि पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या में हम माइनस कर देते हैं तो हमारा अंतर निकल आएगा। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू प्रतिवर्ष प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि का अर्थ का मतलब है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक सॉरी दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, यानी इसे हम वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। फिर से समझते हैं कि अगर प्रतिशत किसी का निकालना है तो जैसे प्रतिशत वृद्धि दर का अर्थ है कि दी हुई किसी वर्ष की मूल जनसंख्या, यानी माना कि हमारी मूल जनसंख्या कितनी है 100, किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्ति पर, यानी 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे हम वार्षिक वृद्धि कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280,000 हो गई। सिर्फ 1921 में ही ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो हम एक झलक देखते हैं इसमें कि अगर हम 1951 में देखें तो कितनी थी 361.0 लाख। एक दशक के सापेक्ष में देखें तो 42.43, एक प्रतिशत देखें तो 1.25। इसके बाद अगर हम देखें 1961 में 439 और 1971 में 548। इस प्रकार 2001 में 1028.7 लाख। तो हमें देखने को मिलता है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है कि 1951 361 लाख 2001 में 1028.7 लाख हो गई। अब हम बात करते हैं सन 1981 में वृद्धि दर धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी केवल 2001 में कुल जनसंख्या में 182 लाख की वृद्धि हुई थी। यानी 2001 में कुल जनसंख्या में 182 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी दशकीय वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। कुल जनसंख्या का एवं जनसंख्या वृद्धि 1951 और 2001, इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है, विशाल आकार की जनसंख्या में कम वार्षिक वृद्धि दर, सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। यानी भारत में वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 155 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरणीय संरक्षण के निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को 3 मुख्य कारण है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर कहते हैं। कितना? अगर 1000
सॉरी, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति में, यानी एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ, उसे हम जन्म दर कहेंगे। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति के मरने की संख्या को हम मृत्यु दर कहेंगे। 1980 तक उच्च जन्म दर में धीमी गति से मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट। चलिए अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। और प्रवास लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को हम प्रवास कहते हैं। और प्रवास आंतरिक एक जगह से दूसरे जगह, जैसे उत्तरी बिहार में बाढ़ स्थापित क्षेत्रों को अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय, और एक देश से दूसरे देश में हो सकता है। याद रखें, वर्तमान विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। कितना? एक भारतीय है। पिछले 10 वर्षों में 1991-2001 में भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष 1.82 करोड़ की वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में मुंबई महानगर की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से अधिक है। यानी वर्तमान में अगर देखें तो मुंबई महानगर की जनसंख्या जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या में प्रति मिनट 29 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। कितने? 29 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है भारत की कुल जनसंख्या प्रति मिनट में, यानी एक मिनट में 29 लोगों का आगमन हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं, भारत में अधिकतर आंतरिक प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का कर्षण यानी पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। चलिए अब हम बात करते हैं 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। यानी नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 17.29 थी, 2001 में बढ़कर 27.78% हो गई है। एक दशक 1991 से 2001 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 30 से बढ़कर 35 हो गई है। यानी वर्तमान अगर 2001 के अनुसार देखें तो 27.78% नगरीय जनसंख्या हो गई। अब हम जनसंख्या की विशेषताओं की बात करते हैं, तो आयु संरचना देखते हैं। जैसे कि किशोर वर्ग जो है, यानी जनसंख्या की आयु वर्ग के अनुसार देखें, आयु संरचना की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक किशोर वर्ग, दूसरा प्रौढ़ वर्ग, तीसरा वृद्ध वर्ग। किशोर वर्ग क्या होता है कि 15 वर्ष से कम आयु, यानी 15 वर्ष से जितनी कम उम्र की आयु मानी गई है वो किशोर वर्ग के अंतर्गत रखी गई है।
प्रौढ़ वर्ग यानी 15 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को प्रौढ़ वर्ग, और वृद्ध वर्ग कितना रखा है, 60 वर्ष या इससे अधिक। चलिए अब हम बात करते हैं प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या को हम श्रमजीवी अथवा कार्यरत आयु वर्ग कहा गया है, यानी प्रौढ़ वर्ग को श्रमजीवी या कार्यरत आयु वर्ग कहा गया। प्रथम और अंतिम वर्ग को आधारित जनसंख्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा गया है, यानी प्रथम और अंतिम वर्ग को जो है यानी किशोर वर्ग और वृद्ध वर्ग को क्या कहा गया, आधारित जनसंख्या यानी डिपेंडेंट, ये क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन के नाम से जाना गया है। भारत में किशोर वर्ग के अंतर्गत 36.5% जनसंख्या है, प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत 56.7% और वृद्ध वर्ग में 6.8% जनसंख्या है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात। पहला हमने जनसंख्या विशेषताओं में पढ़ा आयु संरचना, अब हम पढ़ेंगे लिंगानुपात। तो आयु संरचना में क्या है कि 3 वर्ग मैंने बताए, और जिसमें से किशोर वर्ग जो है 2001 के अनुसार देखें तो 36.5% जनसंख्या है, और अगर हम प्रौढ़ वर्ग की देखें तो 56.7% है, और वृद्ध वर्ग में देखें तो 6.8%। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति वर्ष प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, यानी जब 1000 पुरुष हों तो उसके बीच में कितने महिला हैं तो उनको हम एक लिंगानुपात के रूप में जानते हैं। और यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक संज्ञक है। देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। सन 1951 और 2001 के बीच में लिंग अनुपात की सारणी इस प्रकार है। जैसे 1951 में देखें तो लिंगानुपात था 1946, यानी 1000 पुरुष जिसमें महिलाओं की संख्या थी 946। अगर यही बात 1961 में करें तो 941, और अगर हम 2001 में देखें तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 933 महिलाएं हैं। तो ये लिंगानुपात जो है 2001 के अनुसार भारत का कितना क्या है, 933। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, 1058। पांडिचेरी में देखें तो 1000 पर 1001, जबकि दिल्ली में 1000 पर 821 तथा हरियाणा में 1000 पर केवल 861 महिलाएं हैं। तो सबसे अधिक जो है वो केरल में है लिंगानुपात, उसके बाद सबसे कम जो हमें देखने को मिल रहा है वो दिल्ली में मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली में 1000 पर 821 ही 2001 के अनुसार। अब देखते हैं साक्षरता दर। साक्षर साक्षरता जो दर है वो 2001 के अनुसार, जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है इससे अधिक जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे हम साक्षर की श्रेणी में रखते हैं। यानी 2001 के अनुसार साक्षर क्या है कि जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में हम रखते हैं। भारत की साक्षरता स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और 2001 की जनगणना के आधार पर देखें तो भारत की साक्षरता दर जो है वो 64.8% पुरुषों का है और 73% महिलाओं की है। 53.67% है, यानी साक्षरता दर जो है वो 64.84 है पूरे भारत की, जिसमें पुरुषों की 73% है और महिलाओं की 53.67% है। परंपरागत मान्यताओं के कारण महिलाओं की साक्षरता दर कम है, लेकिन इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं व्यावसायिक संरचना के बारे में। तो आर्थिक और रूप से क्रियाशील जनसंख्या प्रतिशत विकास एक महत्वपूर्ण सूचक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के कार्य वितरण की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। यानी व्यावसायिक संरचना क्या, आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के
कार्यक वितरण को हम व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन, यानी ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। क्या क्या? कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण और मछली पालन तथा खनन जैसी जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक व्यवसाय है। द्वितीय क्या है कि उसमें आता है उद्योग, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य। तृतीय में कार्यकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा विविध प्रकार की सीमाएं आती हैं। जानकारी अगर प्राप्त कीजिए कि भारत के 5 सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य। आगे देखते हैं विकसित एवं विकासशील देशों में क्रियाकलापों के कार्य लोगों के अनुपात अलग अलग है। भारत में केवल कुल 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। कितना? 64%। चलिए अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य आबादी विकास की प्रक्रिया को भी स्वस्थ एवं प्रभावी बनाता है। तो वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य सूचकांक में लगातार सुधार हुआ है। अगर देखें तो मृत्यु जो दर है वो 1951 प्रति 1025 थी, 2001 में घटकर केवल 8.1 रह गई है। चलिए अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखते हैं, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ वो महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। अगर हम देखें कि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि के जो दुष्प्रभाव हैं, भारत में आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अभी भी प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता 450 ग्राम प्रतिदिन कम है। अभी भी जो है प्रति खाद्य जो उपलब्धता है वो 450 ग्राम प्रतिदिन से कम है। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर और सर्वाधिक बेरोजगार भारत में ही है। निरक्षर और बेरोजगार का समूह, यह समूह भारत के विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का एक परिणाम है। अगर हम आज यही देखें कि आज हिमालय के राज्यों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पर्यटन विकास, धार्मिक यात्राओं की वृद्धि तथा उद्योग और नगरों के बढ़ते विकास के कारण जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में 40% से भी कम भूमि पर वन है, जबकि यहाँ 60% भूमि पर वन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं 1960 के दशक में जब हरित क्रांति का आगमन हुआ तो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में आधुनिक कृषि का विकास हुआ है। इससे खाद्य पदार्थों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन मृदा प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन की चुनौती छोड़ गया है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 3 से 4 लाख बाहर से आकर बसते हैं। इसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट ही है। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और कुपोषण 4 ऐसे स्तंभ हैं जो विकासशील भारत की सबसे बड़ी चुनौती है और इनकी जड़ें जनसंख्या विस्फोट की आधारभूत संरचना पर आधारित है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में। जनसंख्या विस्फोट में उत्पन्न हो रही समस्या को ध्यान में रखकर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है। आज विश्व में सर्वाधिक परिवार कल्याण केंद्र भारत में है, लेकिन परिवार नियोजन की स्वच्छ नीति के कारण जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। हम लोग स्पीड इस वजह से चले, इसमें जो खास पॉइंट है बस वही बताएंगे, बाकी तो लेसन लगभग कंप्लीट हो रहा है। जो मेन पॉइंट थे लिंगानुपात, साक्षरता, मोह और जनसंख्या, ये हम ऊपर अच्छे से बता चुके हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तथा 1976 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, यानी 1976 में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्रमशः लड़कों की 21 और लड़कियों की 18 वर्ष रखा गया। केरल जैसे राज्य में साक्षरता को प्राथमिकता देकर जनसंख्या नियंत्रण पर अप्रत्यक्ष प्रयास प्रारंभ किया है, इसमें भारी सफलता भी मिली है। इस सफलता के आधार पर मानकर 8वीं पंचवर्षीय योजना से अप्रत्यक्ष कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण, रोजगार एवं संभावनाओं को सृजन, गरीबी निवारण, द्वितीयक
और तृतीयक रोजगार में लगे हुए लोगों के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की नीतियों तथा जनसंख्या के आधार पर 2026 ईस्वी तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों में वृद्धि न करने का निर्णय अधिक अधिक कारगर साबित हो रहा है। 2002 में जनसंख्या नीति में स्पष्ट किया गया कि 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। वस्तुतः भारत की जनसंख्या नीति छोटा परिवार, सुखी परिवार की नीति पर आधारित है। चलिए अब इससे लेसन मेरा समाप्त हुआ। इसकी हमने थ्योरी जो है एक एक बिंदुओं के साथ स्पष्ट किया है। अब इससे हम एक एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे बनने वाले इस लेसन से वो हम देख लेते हैं। इससे प्रश्न बनता है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो किस राज्य की है? केरल की है। दूसरी बात करते हैं, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो औसत आयु जो संरचना है भारत की, वो 64.6। एक सेकेंड, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो पॉइंट शायद है छोड़ दिया था। आयु संरचना। हाँ ठीक है। हाँ 64.6 ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि 2001 की जनगणना में 1000 वर्षों पर महिलाओं की अनुपात की स्थिति क्या है? तो वो हमारी है 933। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? वो 325 व्यक्ति है। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं और आप हमारे यूट्यूब पर ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और एक से एक आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वॉचिंग।